Hello, Samira, are you back? Okay. It would be lovely if I could hear you. But चलें, आज ऐसे ही गुजारा करते हैं. ऑल राइट. अच्छा, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है इस वक्त कि मिस बुशरा आपको किस तरह लेकर चल रही थी, उन्होंने आपका किस तरह माइंड बनाया था. तो खैर, हम उनके जो टॉपिक्स उन्होंने कवर करा दिए हैं वो ठीक है. अभी हम जो टॉपिक रह गया था उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. So the tax, working capital and inflation. टैक्स, वर्किंग कैपिटल और इन्फ्लेशन को हम एनपीवी में या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में किस तरह हैंडल कर रहे होंगे या डील करेंगे, तो इसको देखते हैं. सबसे पहले तो टैक्स टैक्स को शामिल करना क्यों जरूरी है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक के हम कोई भी प्रोजेक्ट के अप्रेजल करने के दौरान, जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना कह लें या प्रोजेक्ट अप्रेजल के और भी टेक्निक्स होती हैं वो कह लें, तो उसमें हम ये टैक्सेशन को क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं या हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है. मेरी आवाज नहीं आ रही अभी, सही है, आ रही है. एक मिनट. अब बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है, अभी सेट है. अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि हम टैक्सेशन को एनपीवी में, नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रोजेक्ट अप्रेजल में टैक्सेशन को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, या फिर इसको यूं कह लीजिए कि आखिर ये टैक्सेशन का टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं, आखिर क्यों, वाई किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रेजल के दौरान हमें टैक्स को मद्देनजर रखने की जरूरत है. क्योंकि टैक्स पे करते हैं हम उस प्रोजेक्ट से जो भी इनकम रियलाइज होगी. ओके. हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स हमारा कैश फ्लो है, और हमें मालूम है कि हर वो कैश फ्लो हमारे लिए रेलेवेंट होता है, हर वो चीज या हर वो ट्रांजैक्शन हमारे लिए रेलेवेंट है जो कि कैश फ्लो है, इंक्रीमेंटल है और फ्यूचर में होने वाली है या इस प्रोजेक्ट के नतीजे में होने वाली है. तो इस प्रोजेक्ट के नतीजे में हमें एक टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि एक्चुअल कैश फ्लो है, रियलिटी में हमारी जेब से पैसा जाएगा. तो देयरफॉर इसको रिकॉर्ड करना या इसको अकाउंट में लेना बहुत जरूरी है. अच्छा, अब दो चीजें हैं, टैक्स पेमेंट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. दो तरह के कैश फ्लो हो सकते हैं टैक्स के हवाले से. द फर्स्ट वन, कि आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स, जाहिर है कोई प्रॉफिट कमाया है, कोई लॉस हुआ है, या आपको गवर्नमेंट को जो सालाना अपनी इनकम टैक्स देनी है वो, ये वो टैक्स है. ये वाला टीएडी जो आपने टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए आपने बचाया है, टैक्स सेविंग्स की है, ये वो है. तो इन दोनों को रिकॉर्ड में लाना बेहद जरूरी है. ऑल राइट, कुछ की पॉइंट्स. टैक्स रेट तो आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टैक्स प्रॉफिट्स पे ईदर पेबल इन द सेम ईयर एज द प्रॉफिट्स आर अर्नड और इन द फॉलोइंग ईयर. यानी टैक्स की अदायगी कब होगी, उसी साल जिस साल में आपने प्रॉफिट कमाया है, या फिर उसके फौरन ही अगले साल.
जो भी इसकी टाइमिंग होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज उसी हिसाब से आप उसको इंक्लूड करोगे उस पीरियड की अकाउंटिंग पे। टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनी आइडिया? कभी पहले ये नाम सुना है, टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन? Hello, can you hear me? Tax allowable depreciation. Have you ever heard of this name, this terminology? Tax allowance. टैक्स अलाउंस एक डिफरेंट चीज होती है, टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली डेप्रिसिएशन हम किस पे करते हैं? नॉन करंट एसेट पे, जो भी हम खरीदते हैं उस पर डेप्रिसिएशन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदी तो वो हर साल डेप्रिसिएट होगी, मशीनरी खरीदी हर साल डेप्रिसिएट होगी, एसी खरीदा हर साल डेप्रिसिएट होगा। लेकिन एक्चुअल में कोई कैश आपकी जेब से बाहर नहीं जा रहा, एक्चुअल में कोई कैश आपके जेब से बाहर नहीं जा रहा, लिहाजा इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन पे टैक्स थोड़ी सी रिलीफ देता है। क्या देता है? रिलीफ देता है। अब ये कैसे और क्या, ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि टीएडी को हम कैपिटल अलाउंस भी कहते हैं और राइटिंग डाउन अलाउंस भी कहते हैं। एंड इट कैन बी क्लेम्ड, दिस विल रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अगर आप इसको क्लेम करते हो तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, और जब टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर है उस पर टैक्स भी जो लगेगा वो कम कंपैरेटिवली आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल, अब उसमें से जब आप टीएडी रिड्यूस कर दोगे, यानी 200 टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दोगे, तो अब आपका प्रॉफिट कितना रह गया? 800। तो पहले अगर टैक्स देना पड़ता, फर्ज करो 20%, तो 20% 1,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब टीएडी की डिडक्शन के बाद आपको सिर्फ 800 पे टैक्स देना पड़ेगा, 800 का 20%। सो 1,000 का 20% कितना होता है? 200। और 800 का 20% कितना होता है? 160। तो आपने क्या किया, ये 40 रुपए आपने बचाए, सेविंग्स। तो इसको हम कहते हैं टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन। Now, and the consequent reduction in a tax payment should be treated as a cash saving. ये cash saving कहलाता है, ये 40 रुपीज जो आपने सेव किए। Tax allowable depreciation is not the same as accounting depreciation charge for the purpose of reporting profit in the FS. TAD may be applied as straight line depreciation, the same amount each year, or on a reducing balance basis, based on the written down value of the asset at the start of the year. Assuming a zero disposal value in the final year of an asset's life, TAD will reduce the WDB of the asset to zero. क्या कह रहे हैं कि हम डिस्पोजल वैल्यू जीरो समझते हैं, अज्यूम करते हैं। डिस्पोजल वैल्यू यानी कि किसी भी एसेट को डिस्पोज ऑफ करने की, यानी कि उसको जब हम पूरा यूज करके 5 साल उसके हो गए पूरे, 5 साल बाद अब हम उसको बेचने जाएंगे या सेल ऑफ करने जाएंगे, तो उसकी वैल्यू हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा इन द फाइनल ईयर ऑफ एन एसेट्स लाइफ। तो फिर टीएडी विल रिड्यूस द WDB ऑफ द एसेट टू जीरो। यही कहा जा रहा है कि टीएडी आपकी एसेट की वैल्यू को जीरो पर लेकर आएगा। दिस फाइनल टीएडी क्लेम इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग अलाउंस and means that the full capital cost of the asset is claimed over the asset's useful life. अच्छा, अब ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको सम करते हुए प्रैक्टिकली तभी समझ आ सकती हैं, ये इस वक्त नहीं समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स क्लियर करने थे। एक तो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन होता क्या है, कैश सेविंग किसे कहते हैं, ठीक है।
And now let's proceed towards the sum. So if tax allowable depreciation is available on the cost of plant and machinery at a rate of 25% on the written down value, that is a reducing balance basis, and a company purchases machinery costing 80,000, 80,000 की मशीन है, 25% टैड लग रहा है, 4 साल की यूजफुल लाइफ है और रेसिडुअल वैल्यू 0 है, यानी कि एक दफा मुकम्मल तौर पे आप यूज इसको इस्तेमाल कर लेंगे, 4 साल गुजर जाएंगे तो उसके बाद ये 0 की बिकेगी. सो WDV ब्रॉड फॉरवर्ड 80,000, 80,000 पे टैड लग रहा है 25%. कितना होता है 25% 80,000 का? 20,000. 80 में से 20 माइनस करोगे 60,000 बचा. ये 60,000 की वैल्यू चली जाएगी अगले साल 60,000. फिर 60,000 पे 25% ऐड लगेगा तो 60,000 माइनस 15,000 45,000. फिर ये 45,000 अगले साल पे चला जाएगा. 45 का 25% 11,250 माइनस करेंगे 33,750 आ जाएगा. अगेन ये अगले साल पे शिफ्ट होगा. चौथे साल 33,750 का 25% अगर हम करते हैं तो कितना होता है? 33,750 का अगर हम 25% निकालते हैं तो कितना होता है? बताइए. एग्जैक्टली 8438, 8438. लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिडक्ट कितना किया है? 33,750 पूरी अमाउंट डिडक्ट की है. क्यों? क्यों? क्योंकि हमें ऊपर जो पैरा में समझाया जा रहा था कि रिटन डाउन वैल्यू किसी भी एसेट की उसकी फाइनल ईयर में टीएडी की वजह से 0 तक पहुंच जाती है. तो वो इस तरह, यानी आखिरी साल में जितनी भी अमाउंट या वैल्यू बचेगी आपने उसकी फुल वैल्यू को डिडक्ट करना है और 0 पर लेकर आना है. यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप अब वो ऊपर वाला पैरा समझ आ चुका होगा. यस, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. Impact of disposal value. When the asset is eventually sold, the balancing allowance is based on the written down value at the start of the year, less the disposal value obtained from the sale of the asset. यानी जब फाइनली उस एसेट को बेच दिया जाता है तो फिर उसका जो बैलेंसिंग अलाउंस जो रिटन डाउन वैल्यू था यानी 33,750, उसमें से आपको जितने भी सेल ऑफ द एसेट की वजह से मिले होते हैं वो आप डिडक्ट करते हो और आप स्टार्ट ऑफ द ईयर में रिकॉर्ड कर लेते हो कि ये मेरी एसेट सेल हो गया और ये जो है इसका इस तरह से. लाइक फॉर एग्जांपल WDV ये था, बिका कितने में? 25,000 में. टीएडी बैलेंसिंग अलाउंस 8,750. WDV कैरिड फॉरवर्ड 0. क्यों? क्योंकि हमें 0 ही रखना है. If the scrap value is greater than the WDV at the start of the year, there would be no tag and the excess would be taxed. This is called a balancing charge. अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि ये रूल है और इस रूल को हम चेंज नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते. ये रूल को एज इट इज हमें समझना होगा. अगर तो स्क्रैप वैल्यू यानी कि ये 25,000 अगर ये 33,750 से ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल 35,000 होता, तो क्या कह रहे हैं? देयर वुड बी नो टैग, फिर कोई टैग नहीं होता. एंड द एक्सेस वुड बी टैक्स्ड. एक्सेस वुड बी टैक्स यानी 35,000 माइनस 33,750 जो डिफरेंस है, जो कि आई थिंक 1,000 समथिंग का डिफरेंस आता, वो डिफरेंस पे टैक्स लगता. इस डिफरेंस पे क्या लगता? टैक्स. ये यहाँ पे बात समझाई गई है. टैक्स सेव्ड ऑन टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन. टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो. ये कैश फ्लो नहीं है. डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं होता.
However, tax saved due to tax is a cash flow and this need to be recognized. यानी कहा ये जा रहा है कि डेप्रिसिएशन तो वैसे ही कैश फ्लो नहीं होता, तो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो होता ही नहीं है, लेकिन जो टैक्स तुमने बचाया टीएडी की वजह से वो एक कैश फ्लो है। बताओ समीरा कैसे? ये कह रहे हैं कि टैड कैश फ्लो नहीं है, ठीक है, अग्री। ये कह रहे हैं कि जो टैक्स आपने बचाया टैड की वजह से वो कैश फ्लो है। मेरा सवाल ये है कैसे? जब ये कैश फ्लो नहीं है तो फिर ये टैक्स सेव कैश फ्लो कैसे हो गया? हमें गवर्नमेंट पैसे दे तो नहीं रही है वैसे बाय द वे, तो कैश फ्लो कैसे हो गया? वो कैश फ्लो होगा क्योंकि वो अमाउंट तो जाएगा ना, इफ सेव नहीं होता तो। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर ये सेव नहीं होता तो ये आपको हर हाल में पे करना पड़ता टू द गवर्नमेंट। द कैश सेविंग ऑन टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन is calculated by multiplying the amount of TAD by the tax rate। क्या कह रहे हैं कि TAD पे जो कैश सेविंग है वो कैलकुलेट कैसे की जाएगी? बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ द TAD बाय द टैक्स रेट। सिंपल, टैट से टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कैश सेविंग कितनी होगी। लेट्स चेक थ्रू द एग्जाम्पल। 20,000, 15,000, 11,250, 8,750, ये TAD था पिछले सम से जो हमने निकाला। टैक्स सेव 20% ऑफ 20,000, 4,000 बचाया इस पे। 20% ऑफ 15,000, 3,000 बचाया इस पे। 20% ऑफ 11,000, 250, 250 बचाया। एंड 20% ऑफ 8,750, 1,750 बचाया। ठीक है। Tax savings may occur a year after the TAD is claimed, depending on whether tax on profits is payable in the same year as the taxable profits are earned or in the following year। या तो सेम ईयर में पेबल है या तो फॉलोइंग ईयर में, ये बात तो क्लियर है। तो हम आगे आते हैं, कुछ बड़ा सम देखते हैं। Quintongo company is considering a major investment program which will involve the creation of chain of retail outlets throughout the UK। The following schedule of expected cash flows has been prepared for analysis। Year 1 revenue दे दिया गया है, Year 2, Year 3, Year 4 डायरेक्ट कॉस्ट भी गिवन है, ऑफिस ओवरहेड्स भी दे दिए गए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? 40% of office overhead is an allocation of head office operating cost and the post tax cost of capital is 7%। क्या कह रहे हैं? 40% of office overhead is an allocation of head office operating cost। 40% ऑफिस ओवरहेड का जो है वो ऑफिस की ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है, और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%। Quintingo company is paying tax at 30% and is expected to do so for the foreseeable future। Tax is payable 1 year after profits are earned। The cost of investment includes 7,50,000 on fittings and equipment। ये cost of investment है। Tax allowable depreciation is available on fittings and equipment only at 25% reducing balance basis। It is estimated that the resale proceeds for fittings and equipment will be 2 lakh। Resale की value भी given है। Quintongo company has an accounting year end 31st December। Expenditure on the investment program will take place in January। Calculate the tax cash flows to be included in the NPV for this project। That is the tax paid on operating cash flows and tax saved on tax allowable depreciation। क्या आप ये सम खुद से ट्राई आउट कर सकती हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? आपको टैक्स कैश फ्लोज निकालने। टैक्स के कैश फ्लोज आप कैसे निकालोगी? पहले तो आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू भी दी है, कॉस्ट भी दी है, तो प्रॉफिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।
दूसरा, आप एक टेबल बनाएंगी, जिस टेबल पे, जैसे ये टैड हुआ है, ये टेबल है, ये टेबल है, जैसे कि ये टेबल पे WTV और टैग निकाला गया है, सेम उसी तरह आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें आप टैग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर हम इसको डिस्कशन में ले आएंगे। एटलीस्ट वो टेबल बनाइए खुद से, TAD का। यहाँ पे बाजे इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है इन दो पैराग्राफ्स में। आपको इस वक्त जो समझ आ रहा है आप एक दफा सॉल्व कर लें पूरा, उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज होनी चाहिए।
जी समीरा, हो गया। आर यू डन? ओके, यू हैव 2 more minutes। जल्दी से वाइंड अप करें ताकि फिर हम इसको डिस्कस करें। ओके, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आपने क्या किया? प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ठीक है, वेरी गुड। सो प्रॉफिट कैलकुलेशन में एज यू कैन सी आपको सिंपली सबसे पहले रेवेन्यू 4 सालों का एज इट इज लिखना है। डायरेक्ट कॉस्ट एज इट इज डिडक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड का 60% लेना है। क्या लेना है? 60%। क्यों? क्योंकि बाकी का 40% तो ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ओवरहेड में फॉल कर ही नहीं सकती, एक बात है। ठीक है, तो 60% एंड देन ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके सामने आ जाएगा। एंड देन उसके ऊपर 30% आप लोगे। पहले साल लॉस था तो जाहिर है कोई टैक्स नहीं है। अगले साल 340 का 30% 9 आ रहा है। फिर उसके अगले साल 740 का 30% एंड देन 1340 का 30%। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे माइनस थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में माइनस है और यहाँ पे सेकेंड ईयर पे 9 है। ये क्या बात हुई? ये ऐसे कैसे और ये क्यों? ओके, फर्स्ट ईयर पे लॉस है और टैक्स हमने फॉलोइंग ईयर में पे किया है, इसलिए थर्ड यानी कि ये जो 9 है
ये 30% है। 30% 9 आप इस साल पे चार्ज नहीं करोगे, अगले साल पे करोगे। क्यों? क्योंकि हम फॉलोइंग ईयर का ऊपर क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है कि फॉलोइंग ईयर में टैक्स पे होता है, दैट्स वाई। 340 का 30% 102। ठीक है, लेकिन अब आप देखें, चूंकि यहाँ पे लॉस था, इसलिए हमने यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे प्रॉफिट है, तो इसलिए अब हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह 740 का 30% 222, एंड इसी तरह 1340 का 30% 402। ठीक है, ये फॉलोइंग ईयर में पे हो रहा है, और ये बात हमें कहाँ से पता चल रही है? क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो कर लिया। अब जो अगला हाफ है, उसमें हमें टैग निकालना है, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, जो कि अगेन हम सिंपली जो फॉर्मेट है फॉलो करेंगे। WDV ब्रॉट फॉरवर्ड 750, 562, 421, 316। स्क्रैप वैल्यू आखिरी साल में 200 मिलेगी, तो ये 116 आ गया। सो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इज, अब टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन हमें सवाल में क्या गिवन था? ये 25%, राइट? 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, 25%। 25% ऑफ 7,25,000 कितना होता है? 25% ऑफ 7,25,000 है कि 50 है? 50,000। 7,50,000 का 25% निकलता है 187,500। ठीक है, 187,500। तो 187.5 होता है, तो इन्होंने 188 ले लिया है। फिर इसी तरह 188 को आप 750 से माइनस करेंगे, तो 562 आ जाएगा। ये 562 आप अगले साल पे ले जाओगे। ये 562 से काम ही निकल, ये 562 आप अगले साल में लेकर जाओगे यहाँ। फिर 562 का 25% 141। 562 माइनस 141 421। 421 को आप लेकर जाओगे थर्ड ईयर में। और इसी तरह 421 में से 105 डिडक्ट करके 316 आप लेकर जाओगे अगले साल। और फिर 316 से आप 200 जो इनका स्क्रैप वैल्यू है वो डिडक्ट करोगे, तो 116 आ जाएगा। और 116 आपको पता है कि फाइनल ईयर में पूरा का पूरा डिडक्ट होगा, ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो जीरो बचे। तो जीरो बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अब टाइम, ये टाइम 2, 3, 4, 5, इसकी जो पेमेंट है या अदायगी है वो ईयर 2 में होगी, इसकी ईयर 3 में होगी, इसकी ईयर 4 में होगी, इसकी ईयर 5 में होगी। टैक्स सेव्ड इज टैड मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। अब हमारे पास टैड क्या है? 188। यहाँ पे क्या है? 141। यहाँ पे क्या है? 105। तो इसको बस सिंपली आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, और टैक्स रेट हमारे पास कितना है? 30% है। तो 188 का 30% 56.4, तो 56 आ गया। देन 141 का 30% 42.3। देन 420 105 का 30% 31.5, 32 ले लिया। 116 नहीं, अब यहाँ पे तो टैड लास्ट में 116 पूरा लेंगे। 30% 34.8, 35। So final year TAD is equals to WDB at time 3 minus scrap proceeds is equals to 316 minus 200, 116.
तो आई होप ये वर्किंग दोनों क्लियर है, सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर पे इसको ज्यादा इस पे डिस्कशन होगी और कवर करेंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल की तरफ। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, समीरा? व्हाट अंडरस्टैंडिंग डू यू हैव ऑफ दिस वर्ड वर्किंग कैपिटल? मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कह सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी कह सकते हैं, बट वर्किंग कैपिटल इज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस। आपको रोजमर्रा बिजनेस की एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए कुछ पैसा हाथ में चाहिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड कैपिटल। लिक्विड, या इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। हमें कैश चाहिए होता है हाथ में रोजमर्रा के बेसिस पे अपने इदारे के रूटीन कामों को चलाने के लिए, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नाउ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विल रिक्वायर एन इंजेक्शन ऑफ फंड्स। ये तो पता ही है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें हमें उसको चलाने के लिए फंड्स चाहिए। टू फाइनेंस द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि जो रोजमर्रा का भी बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। The effect on cash flows is due to the change in working capital required during the life of the project। कह रहे हैं कि कैश फ्लो ऊपर नीचे होता है क्योंकि हो सकता है कि जनवरी के महीने में आपको 1,000 रुपए रोज का चाहिए, मगर ईद के मौके पे आपको 2,000 चाहिए रोज का। कोई सीजन आ गया है जिस सीजन में आपका माल ज्यादा बिकता है या जिस सीजन में आपका बिजनेस ज्यादा फ्लरिश होता है, तो उन दिनों आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कि जब आपका कैश फ्लो कभी ज्यादा होगा, कभी कम रिक्वायर्ड होगा, कभी कम में भी चल जाएगा, कभी ज्यादा चाहिए होंगे पैसे। तो इसको हम कहते हैं लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। Working capital. Now, the relevant cash flow associated with working capital is a change in working capital. Increase in working capital required will cause a cash outflow. A decrease in working capital required will cause a cash inflow. क्या कह रहे हैं? अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो तो हमें एक कैश आउटफ्लो चाहिए होगा, और अगर हम चाह रहे हैं कि डिक्रीज हो, हमारा वर्किंग कैपिटल कम हो, तो एक कैश इनफ्लो चाहिए होगा। या कैश इनफ्लो की वजह से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा और कैश आउटफ्लो की वजह से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। भाई ये बात तो समझ नहीं है, भाई ये कैसे? मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो अगर आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल तो कम होना चाहिए ना। और अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ना चाहिए। ये बात समझ नहीं है, ये क्या है? एनी आइडिया? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि पैसे जा रहे हैं तो लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है ना एक एंड से।
तो इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आ। अच्छा, इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, शायद हमें आगे चल के इस बात की समझ आ जाए। इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स ऑन प्रोजेक्ट अप्रेजल। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इन वर्किंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड। इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, ओके, अब बात समझ आ रही है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रेजल करते हो तो उसमें जब आप पैसा डालते हो या लगाते हो, तो मेरे लिए तो वो एक आउटफ्लो हो गया ना। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने पैसा लगाया है प्रोजेक्ट ए में, तो ए में तो पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, पैसा वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। बट मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे नजरिए से या मेरे, मैं एज एन इन्वेस्टर, मेरे पास तो पैसा जा रहा है ना, कैश आउटफ्लो हो गया ना। तो ये बात यहाँ की जा रही है कि कैश आउटफ्लो, मैं एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए आउटफ्लो है, जो कि वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट का क्या करेगा, बढ़ाएगा। और मेरे लिए अगर कोई कैश इनफ्लो होता है, यानी मुझे उस प्रोजेक्ट से पैसा मिल रहा है, तो फिर उस प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल घटेगा। यस और नो? अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ईच ईयर ऑफ ऑपरेशन। Each year of operation and each year of operation of a project of the following adjustment is made. Post tax cash flow from profits in the period minus working capital increase plus working capital reduction equals adjusted cash flow for the period. ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है कि जब आप हर साल ऑपरेशन कर रहे हो, प्रोजेक्ट चला रहे हो, तो कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और जिसमें पोस्ट टैक्स कैश फ्लो, यानी टैक्स आपने दे दिए, अब उसके बाद अगर कोई कैश फ्लो हुआ है प्रॉफिट्स में से, तो वो आप लिख लो। माइनस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है उस दौरान, तो उसको माइनस कर लो। प्लस वर्किंग कैपिटल रिडक्शन, अगर कोई रिड्यूस हुआ है तो उसको ऐड बैक कर लो। इक्वल्स एडजस्टेड कैश फ्लो फॉर द पीरियड। पोस्ट टैक्स कैश फ्लो किसे कहते हैं? पोस्ट टैक्स कैश फ्लो कहते हैं कि हमने ऊपर निकाला ना अभी एक सम में 30% टैक्स, ठीक है, जब वो 30% टैक्स हमने निकाल लिया और उसके बाद कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है अगर, तो वो प्रॉफिट में से ही होगा, उसी पीरियड के प्रॉफिट में से, तो उसको हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। समीरा ठीक है? कैन यू हियर मी? End of the project. Working capital will be released at the end of a project's life, and so there will be a cash inflow arising out of the eventual realization into cash of the project's inventory and receivables in the final year of the project. प्रोजेक्ट के आखिर में क्या होगा, जाहिर है प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, सारे एसेट्स आप दे दोगे, बेच दोगे, तो उससे इन्वेस्टर के लिए कैश इनफ्लो आ जाएगा। बस यही बात लिखी जा रही है। ऑल राइट, वर्किंग कैपिटल की एक्टिविटी देखते हैं। क्वांटिंगो कंपनी
PLC expects the following working capital requirements during each of the 4 years of the investment program. Year 1, 250, year 2, 300, year 3, 375, year 4, 400. Quintingo PLC has an accounting year end 31st December. Expenditure on the investment program will take place in January. Calculate the relevant cash flows relating to working capital. Calculate the relevant cash flows relating to working capital. अब ये कैसे करें भाई? सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, कोई बड़ी चीज नहीं है। वर्किंग कैपिटल एज इट इज आपने लिखने हैं ईयर 0 पे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी पहले ईयर 0 पे यू नीड 250, ईयर 1 पे यू नीड 50 मोर, 300 माइनस 250, ईयर 2 में यू नीड 375 माइनस 300, 75 मोर, 400 minus 375, 25 more, and 0 minus 400 you need 400 यहाँ पे लेस कर देंगे। सो ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल है। चेंज इन कैश फ्लो सेम, 250, 50, 75, 25, 400, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एनपीवी लेआउट। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके फॉर्मेट को आप किस तरह स्प्रेडशीट में लिखेंगे? तो सेल्स ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, सेल्स की अमाउंट, कॉस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया, उसके ऊपर टैक्स लगा लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्क्रैप वैल्यू, टैक्स बेनिफिट ऑफ टैड, एंड देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये प्रेजेंटेशन होगी और ये सिंपली आपको ये फॉर्मेट प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। उसके बाद नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लोगे, एंड देन फाइनली एनपीवी। ठीक है, इसको हम स्प्रेडशीट पे ही करेंगे क्योंकि जाहिर है एग्जाम में आपको स्प्रेडशीट गिवन होगी, उसी में आपको ये प्रैक्टिस करना आनी चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, वी हैव एन एक्टिविटी ओवर हियर, एनपीवी लेआउट के साथ आपने इसको करना है। क्विंटिंगो कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम will also involve the following investment cost and disposal values: land and building, fittings and equipment. The cost of land and buildings includes $120,000, which has already been spent on surveyors and other advisors' fees. Quantingo Company expects to sell the chain at the end of the year for 45 million after tax. This includes resale proceeds of $2 lakh for fittings and equipment. The post-tax cost of capital is 7%. Requirement: complete the NPV pro forma below, which includes the results of activities 1 and 2 to calculate the NPV of this project. इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग आपके पास गिवन है। सेल एट द एंड ऑफ द ईयर वो इतने का सेल करेगा आफ्टर टैक्स, एंड रीसेल प्रोसीड्स में 2 लाख फॉर फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट भी शामिल है, और इसकी जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 7% है। तो आपने अगर वो चैप्टर किया हुआ एनपीवी वाला मिस बुशरा के साथ, तो आपको ये इसमें अब कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें हमें सिर्फ अब और सिर्फ टैक्स इनकॉर्पोरेट करना है, टैक्स और वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर ईयर 1, ईयर 0, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, डायरेक्ट कॉस्ट डिडक्टेड, ओवरहेड 60% आपने ले लिया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल लिया, इसके ऊपर 30% टैक्स फॉलोइंग ईयर में चार्ज कर लिया। ठीक है, फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट 7,50,000 आपने खरीदी। सेल ऑफ बिजनेस 4,500 का आपने सेल कर दिया बिजनेस। लैंड एंड बिल्डिंग 3,130 आपने इस पे इन्वेस्टमेंट की।
टैक्स सेव फ्रॉम टीएडी ये हम निकाल चुके थे अपने प्रीवियस उसमें, 56, 42, 32, 35 कैसे निकाला था आपको पता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम निकाल चुके थे ऊपर वाली एक्टिविटी में, 250, 50, 75, 25, 400। उसके बाद नेट कैश फ्लो आपने, पहले तो नेट कैश फ्लो आप यहाँ पे लिख लोगे सारा टोटल अप करके। ठीक है, जब आपने नेट कैश फ्लो लिख लिया, फिर आप 7% का डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे। ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल से सारी वैल्यूज निकाली गई हैं। इसको सिंपली यहाँ पे लिखोगे और ऊपर वाली फिगर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपस में नेट ऑफ करोगे तो आपको एनपीवी निकल आएगी। तो जरा ये मेरे सामने सॉल्व कीजिए, मतलब मुझे ये नेट कैश फ्लो की फिगर्स निकाल के बताइए, सबको प्लस माइनस ऐड ही तो करना है। यहाँ वाली फिगर्स बताएं मुझे, और फिर एनपीवी भी बतानी है। 4130 ईयर वन, ठीक है। नेक्स्ट 50 ईयर टू, 19 ईयर थ्री, 17 ईयर फोर, 4932। तो 130, 35 ईयर। आपकी सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन गलत है। आपकी थर्ड ईयर की भी गलत है, फोर्थ ईयर की भी गलत है। फिफ्थ और सिक्स की भी गलत है, आपने इंक्लूड नहीं किया कुछ। 50 देखे यहाँ आपने ये 30 नहीं डाला। 50 + 30 80 आएगा ना। यहाँ पे भी आपने मेरे ख्याल से 340 मिस कर दिया, यहाँ पे भी 740 मिस कर दिया है, इसलिए आपका आंसर गलत आ गया। इसको सही कर लें तब आगे की चीजें करें।
जल्दी से सब कैलकुलेट करके मुझे एनपीवी बस बता दे। जस्ट टेल मी द एनपीवी। आप खुद से सारा कैलकुलेट करके एनपीवी बताए। 5776। लेट्स सी। कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये देखें। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? इट इज $971 पॉजिटिव। ये आपने कैलकुलेशन एरर कहीं की है लाजमी, क्योंकि आपका ये वाला नेट कैश फ्लो ही सही नहीं आ रहा था, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना था। एंड वंस यू मल्टीप्लाई यू जस्ट नीड टू नेट ऑफ। चलें, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन एरर है, इसमें ऐसा कोई ये दूसरी चीज नहीं है फॉर श्योर। जब आप स्प्रेडशीट में इसको कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करेगा। तो होपफुली के सिर्फ डेटा एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर, बाकी तो फॉर्मूला वो खुद ही स्प्रेडशीट ही आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में दो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में रियल प्राइस
या रियल कैश फ्लो या रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ हो, समझ जाएं करंट प्राइस लेवल की बात हो रही है। और जहां पे नॉमिनल बोला जाए तो वहां पे समझ जाएं कि वो उस फिगर की बात हो रही है कि जिसको एडजस्ट किया गया है फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। जिसको क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है फॉर द impact of expected inflation. So impact of inflation on project appraisal. So far, we have not considered the effect of inflation on the appraisal of capital investment proposals. Inflation has two impacts: cash flow rise, making the project more attractive; cost of capital rises, making the project less attractive. जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। और जब कैश फ्लो बढ़ता है तो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है।
जी समीरा। सो अब हम इन्फ्लेशन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। वन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके। Evaluate whether the new bottling machine should be purchased. Bistro Company is a brewing company trying to decide whether to buy a new bottling machine for $10 million to save on rental costs, which are currently $6.6 million per annum. Running cost for the new machine would be $1.2 million per annum. The bottling machine has no resale value and has an expected life of 3 years. All cash flows are quoted in current prices, that is in real terms, and are expected to rise in line with the Consumer Price Index, CPI, a measure of inflation, at 5.26% per annum. Bistro's real cost of capital, real matlab current, रियल मतलब इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आया हुआ 14%, एंड इट्स नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, यानी इसमें इन्होंने एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन, विथ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। इवेल्युएट वेदर द न्यू बॉटलिंग मशीन शुड बी परचेज और नॉट, क्या इसको हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जब हम बाय कर रहे हैं तो $10 million टू सेव ऑन रेंटल कॉस्ट विच आर 6.6 million पर एनम, यानी अगर हम परचेज कर लेंगे 10 million तो हर साल हम ये 6.6 million की कॉस्ट बचाएंगे। रनिंग कॉस्ट जो है वो ये आएगी। बाकी cash flows are quoted in current prices and are expected to rise in line with consumer CPI, which is 5.26%, यानी ये इन्फ्लेशन का रेट इन्होंने बताया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ टू अटैक द सम। Because there is only one rate of inflation, inflation can be ignored in the cash flows and the cost of capital. अगर अगर नहीं, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्फ्लेशन का रेट गिवन है तो इन्होंने कहा है कि आप इग्नोर कर सकते हो। तो रनिंग कॉस्ट आपके पास आ रही है 1.2 मिलियन, जो कि सवाल में ही गिवन था 1.2 मिलियन। आपने एज इट इज लिख दिया। सेविंग 6.6 मिलियन। 10 मिलियन आपकी परचेज कॉस्ट। नेट आपका कितना बन रहा है, ये 10 बन रहा है, और 1 2 3 5.4 का कैश इनफ्लो आ रहा है। डिस्काउंट फैक्टर 14%, 2.322। प्रेजेंट वैल्यू 12.54 निकल आया, और यहाँ पे 10 निकल आया। तो आपके पास पॉजिटिव एनपीवी आ रही है 2.54, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यस वी शुड परचेज द मशीनरी। बट अगेन रिमेंबर, इन्फ्लेशन इग्नोर किया गया है इस सोल्यूशन में। So note that if we had decided to include inflation, अगर हम inflation include कर लेते तो फिर कैसा होता, वो कुछ इस तरह से होता। रनिंग कॉस्ट हर साल 1.0526 से मल्टीप्लाई करते तो इन्फ्लेट होती प्राइसेस 1.26, देन 1.33, देन 1.40। सेविंग्स भी इसी तरह से बढ़ते। परचेज कॉस्ट एज इट इज रहते, नेट ऑफ करें, नेट आ गया। डिस्काउंट फैक्टर 20% लेते इन्फ्लेशन वाला, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते, मल्टीप्लाई करते, हमारे पास ये आ जाता। और फिर भी हमारे पास एक क्या आ रहा है, पॉजिटिव एनपीवी। तो इन्फ्लेशन के साथ और इन्फ्लेशन के बगैर हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि यस वी मस्ट परचेज द मशीनरी। यहाँ तक क्लियर है बात? इस पूरे सम में कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, एक चीज याद रखें, हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप घर में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि आपने घर पे इसको लिख कर कॉलम्स बना के खुद से कैलकुलेशन करके पूरा ये करना है। या तो रजिस्टर में करेंगी या तो आप अपनी एक्सेल की शीट में करेंगी, मगर यू हैव टू डू दिस, क्योंकि इसी तरह आपको फॉर्मेट याद होगा और इसी तरह आपको ये रजिस्टर होगा दिमाग में कि इसको करते कैसे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ मेंटली पढ़ते हैं। मेंटली यानी हाँ देख लिया, हाँ समझ आ गया, हाँ याद रहेगा, आगे बढ़ो। नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम जितने भी एग्जाम्पल्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसको आपने मेक श्योर करना है कि आप रजिस्टर में या तो लिख कर या तो एक्सेल शीट पे करें।
ताकि आपके जहन में वो जहनशीं हो, आपको उसका तरीकेकार समझ आए कि किस तरह कैलकुलेशन हुई है इन्फ्लेशन की, किस तरह इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मेट क्या है, और फिर तभी जाके आपकी तैयारी हो। All right. More than one rate of inflation, inflating project cash flows, inflating the cost of capital. Okay, 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 okay. Formula provided. The relationship between real and nominal rates of interest is given by the Fisher formula. 1 plus I is equals to 1 plus R multiplied by 1 plus H, where H is the general rate of inflation, R is the real rate of interest, and I is the nominal or money rate of interest. Next, using real cash flows and a real cost of capital if there is more than one rate of inflation. अगर एक से ज्यादा रेट है तो फिर क्या होगा, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे? जी समीरा, यू देर? आपका बीच बीच में क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है? ओके. Using real cash flows and real cost of capital if there is more than one rate of inflation. तो more than one rate पे हमने क्या करना है? हमें real cash flows को incorporate करना है, use करना है. तो आइए देखते हैं. We will use the details from the previous illustration for Bistro Company with the following amendments. Running costs rise at the general rate of inflation 5.26%, but rental costs being saved are expected to increase at 2%. यानी अब different rate है. We are only told that Bistro's real cost of capital is 14%. Evaluate whether the new bottling machine should be purchased. अब same चीज हो गई. Running cost हमने 1.0526 के हिसाब से बढ़ाना है. सेविंग्स हमने 1.02 के हिसाब से बढ़ाना है. एंड देन रेस्ट इज द सेम सिवाय इसके डिस्काउंट फैक्टर 20%. बाय 20% क्योंकि फिशर रेट यहाँ पे अप्लाई किए. फिशर फॉर्मूला ऊपर से अप्लाई करके हमने क्या निकाला, इसका नॉमिनल या इन्फ्लेशन रेट. इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही है, और चूंकि हम इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हमें नॉमिनल चाहिए. तो नॉमिनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकें. तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% निकाला गया है. एंड एनपीवी इज 1.64 पॉजिटिव. क्लियर? ओके, लेट्स मूव. अब यहाँ पे एक्टिविटी 4 है जिसमें हम टैक्स, वर्किंग कैपिटल और इन्फ्लेशन इन सबको ऑलमोस्ट एक साथ डील करते हैं. बट ये मैं खुद नहीं करूंगी, ये आप करो, उसको ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, और ये घर में एज एन असाइनमेंट आप इसको रखो. पहले आपने जितने भी हमने ऊपर एग्जाम्पल सम्स किए हैं वो सॉल्व करना, समझना, और फिर उसके बाद ये एक्टिविटी 4 खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा. ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सवाल यहाँ तक? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है. क्वेश्चन बैंक में से आपके पास इसकी पीडीएफ है वर्कबुक की.
इस वर्कबुक की पीडीएफ है? नहीं है। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ताकि आप ये क्वेश्चंस भी घर पे रीड कर लें। ठीक है, टेक्निकल आर्टिकल है एक एसीसीए की वेबसाइट पे, आप इसको भी गो थ्रू करना चाहिए और गो थ्रू करें। मैं कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स क्लास में जरूर रिव्यू करूंगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के होंगे, लेकिन वो अभी नहीं, जब कुछ हम चैप्टर्स कर चुके होंगे फिर। ठीक है, मेरा काम, मेरा रोल एज अ फैसिलिटेटर आपको गाइड करना है, आपको सही गाइडेंस देना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना है। बट आपका काम मुझसे ज्यादा है, आपका काम 200% है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप हर टॉपिक को रिवाइज करें घर पे, एंड मेक श्योर करें कि प्रैक्टिस करें। F9 इज 70% ऑफ कैलकुलेशन, 70% ऑफ सम्स एंड 30% ऑफ थ्योरी। 30% थ्योरी है, 70% कैलकुलेशन बेस्ड है। तो लिहाजा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि 30% थ्योरी छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज एमटीक्यूज, आई एम श्योर कि मिस बुशरा ने आपके साथ एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो जरूर डिस्कस किया होगा। तो वो जो है वो उसकी बेस पर अगर हम देखें, हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में जो आपका वेटेज है, एग्जाम स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है। सेक्शन ए 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप 30% स्कोर कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर थियोरेटिकल ही होंगे। 3 मिनी के स्टडीज होंगी, 10-10 मार्क्स ईच, ये भी 30 मार्क्स की होंगी। एंड फाइनली 2 कंपल्सरी 20 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। नीड टू बी, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको स्प्रेडशीट पे दिखानी होगी विद द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। एंड ये 40 मार्क्स की है। और इसका मेन एरिया जो सेक्शन सी में कवर होगा वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है और बिजनेस फाइनेंस है। आई थिंक हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस एरिया डी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है? राइट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सेक्शन सिलेबस एरिया सी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये हमें स्टार्ट करना होगा, और बिजनेस फाइनेंस, ऐसा ही है। ठीक है समीरा, मुझे खुशी होगी अगर आप अपना माइक अरेंज कर लें, क्योंकि इससे मुझे समझने में आसानी होगी कि आपको कितना समझ आ रहा है, या किस तेजी से समझ आ रहा है या स्लो समझ आ रहा है। तो मैं अपनी स्पीड उस हिसाब से मैं लेकर चल सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये भी पता चला आप जून अटेम्प्ट के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, तो जून अटेम्प्ट तो बिल्कुल सर पे है। और मेरे ख्याल से तो अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट, अभी क्या, अभी आई थिंक वी हैव जस्ट कवर्ड 10% और 20% में भी। एक्चुअली मिस मेरे साथ जो है प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी कि मेरी ना टाइमिंग्स थोड़ी सी, मैंने मिस विश्वा से बात की थी, मेरी टाइमिंग्स का थोड़ा सा मसला है। वो इस तरीके से कि मैं जॉब पे होती हूँ 9 to 5। तो इसलिए मैंने मिस विश्वा से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर पॉसिबल हो तो अगर आप जैसे कि मुझे लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपके पास हों और अगर आप वो शेयर कर सकती हैं तो मुझे वो शेयर कर दें। इफ नहीं है तो मेरी क्लास की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से अरेंज कर दें कि मतलब मीन्स 8 बजे के बाद जैसे, ताकि मैं वो इजीली ले सकूं। और जहाँ तक बात है सिलेबस कवर करने की, तो मैं जून टाइम के लिए मैं पेपर बुक करवा चुकी हूँ। तो सिलेबस कवर करने का जो है वो इस तरीके से है कि मैंने जो है पहले भी जो है ना F9 की थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह ली थी, बट ड्यू टू सम रीजन मैं पेपर दे नहीं सकी थी। तो काफ़ी चीज़ें मुझे हैं, मैं जस्ट दोबारा से उसको, एक तो मुझे प्रॉपर पूरा उसको एग्जाम वगैरह देना पड़ना था, तो इसलिए मैं दोबारा से ये चीज़ कर रही हूँ और मैं कवर कर लूंगी ये वाली ना। मेरा सिर्फ एक टाइमिंग्स का थोड़ा सा मसला हो रहा है मुझे। मैंने मिस बुशरा से भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने उनको ये अपना मसला बता दिया था, तो वो मेरी क्लासेस बिल्कुल इस तरह से ही मैं रखती थी कि मेरी मतलब हो जाती थी चीज़ कवर ना। तो अगर आप भी ये वाली चीज़ कंसिडर कर लें और क्लासेस का बस थोड़ा सा सॉल्व कर दें। ठीक है, ठीक है, इसको मुझे लग रहा है कि हम बेहतर ये कर सकते हैं कि मैं आपको डेली बेसिस पे एक एक रिकॉर्डेड लेक्चर करके भेज दूँ, हर चैप्टर का और हर टॉपिक का।
तो ये बिल्कुल, है। आप ये कर दें कि अगर जैसे कि मुझे डेली बेसिस पे भी अगर अगर पॉसिबल हो, जैसे आप एक चैप्टर का अगर रोजाना भेज भी रही हैं, तो मैं रोजाना की डेली क्लासेस अपनी लेके अपनी मैं क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लूंगी, और उसको मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा ना, मैं उसको प्रैक्टिस वगैरह हर चीज करती रहूंगी। जैसे अगर ये पूरे मेरे अभी तक 4 चैप्टर मिस बुशरा ने करवाए हैं, तो मेरी 4 चैप्टर की पूरी किट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हर चीज की मैंने प्रैक्टिस करके रखी है, कि अब आगे जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे तो मुझे वो उनको लेके चलना है आगे इस तरीके से। तो अगर मुझे लेक्चर्स मिल जाएंगे ना, ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैंने जैसे ही, क्योंकि दिन में भी अगर कभी मैं अवेलेबल हुई कुछ हुई, तो मैं फौरन मैंने लेक्चर्स आपके देखते, ताकि रात में मैं उसको प्रैक्टिस कर लिया इस तरीके से। तो अगर मुझे आप लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे तो ये मेरे लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है समीर। बाकी आप देख लें, अगर नहीं, ये लेक्चर होगा बेहतर, या फिर अगर आप। ये सही है। मैं आपको लेक्चर्स ही प्रोवाइड करूंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे लिए भी ये टाइम, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये सब हुआ ना, इमरजेंसी में मैंने अपना स्लॉट निकाला है आपके लिए स्पेशली। मेरे पास इस वक्त कोई स्लॉट अवेलेबल था नहीं। तो क्योंकि मिस बुशरा के साथ इमरजेंसी हो गई, तो जिस वजह से मैंने कहा भाई स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, तो आई एम ऑल्सो बहुत मुश्किल से मैं ये कर रही हूँ। सो इट्स ओके। मैं आई थिंक इट्स बेटर कि हम रिकॉर्डेड पे चले जाएं, ताकि वो मेरे मेरे टाइम भी सूटेबल, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा, हम दोनों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक। और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली बेसिस पे आपको शेयर कर दूं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और आपको भी तैयारी करनी है, और सिलेबस भी मेरे ख्याल से अभी खासा बचा हुआ है। तो हम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे आज हुई है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आप माशाल्लाह जल्दी पिक कर रहे हो चीज़ों को। तो मैं लेक्चर भी बहुत यस एक्चुअली। स्लो नहीं करूंगी कि आराम आराम से एक एक चीज, नहीं, मैं मतलब नहीं, आई बिल्कुल विल बी आप गोइंग इन अ गुड स्पीड। बिल्कुल। यस बिल्कुल, आप बिल्कुल तेजी से लेते हुए चले, जिस तरीके से आपको करवाना है आप बिल्कुल वैसे ही लेते हुए चलें, कि जितना आप कवर करवा सकती हैं उस तरह से, क्योंकि मुझे लर्निंग अंडरस्टैंडिंग का मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, और काफी ज्यादातर चीजें मुझे ये वाली पता भी है, क्योंकि मैं खुद एज अ फाइनेंस में काम कर रही हूँ, तो मुझे सारी सारी चीजें आइडिया है। तो काफी हद तक चीजें मुझे पता है उसमें ना। तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं होगा, बस आप जो है मतलब अपनी फिजिबिलिटी देख लें, और जितनी जल्दी आप खत्म करवा सकते हैं मुझे बस सिलेबस कंप्लीट करवा दें, ताकि मैं अपनी बस तैयारी कंप्लीट कर लूँ। चलो ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तय रहा। ओ। ओ। ओके जी ओ। समीर, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। वापस।